क्या आपको पता है आईपीओ के मीडियम से बहुत थोड़े एनालिसिस के साथ कम समय में भी आप डिसेंट रिटर्न मार्केट से बना सकते हैं। आईपीओ जो मिलियन ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन करता है स्टॉक मार्केट में एक नई कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने की, कंपनीज के लिए एक रास्ता खोल देता है एक्सपेंशंस के लिए फंड अरेंज करने का भी। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस इक्विटी सीरीज, जहां पे हम आईपीओ से रिलेटेड एक एक डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से एक अच्छे आईपीओ को आप एनालाइज कर सकते हैं और एक राइट आईपीओ को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को पार्क करने के लिए। अब आईपीओ के बारे में अगर बात की जाए तो आईपीओ लाया जाता है उन कंपनी के द्वारा जो अभी तक एज अ प्राइवेट कंपनी काम कर रही थी और यहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट था एडिशनल फंड का। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस एडिशनल फंड को जुटाने के लिए, इन सब रीजंस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आईपीओ में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे आईपीओ आने से पहले कंपनी काम कर रही थी एज अ प्राइवेट कंपनी और आईपीओ एक रास्ता खोल रहा है इस कंपनी के लिए पब्लिक कंपनी की तरह लिस्ट होने का। अब पब्लिक कंपनी बनने के लिए इस कंपनी को एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए इस कंपनी को हेल्प करते हैं अंडरराइटर्स, या इस अंडरराइटर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ये पार्टीज इंटरमीडिएरी का काम करती है कंपनी को एज अ प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। ये जो रिक्वायरमेंट है कंपनी का पब्लिक कंपनी तक जाने के लिए, ये कंपनी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। कंपनी का फंड रेजिंग का ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है या तो कंपनी को एक्सपेंशन की जरूरत है, इसके लिए पैसे की अभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आईपीओ में आना चाहते हैं, या हो सकता है कंपनी के पास ऑलरेडी काफी सारे लोन्स एंड डेट्स का अभी सेटअप है जिसको कंपनी सेट ऑफ करना चाहती है ताकि इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर सके और मार्केट में ज्यादा पैसा रिटेन कर सके एज प्रॉफिट, जो फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए यूज में आ सके। कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए भी आईपीओ में आ सकती है, या कंपनी को अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए भी आईपीओ की जरूरत पड़ सकती है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी से चेंज करके अपना स्टेटस पब्लिक कंपनी बनाना चाहती है ताकि पब्लिक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट की जो नीड है उसको पूरा करे। सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पे करें कि कंपनी प्राइवेट तरीके से अगर काम कर रही है तो यहाँ कंपनी के पास होंगे बहुत ही लिमिटेड शेयर होल्डर्स, मतलब बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो कंपनी में अभी इन्वेस्टेड होंगे। और जब पब्लिक लिए कंपनी जाएगी तो इस कंपनी में पब्लिक मतलब कि ओपन प्लेटफॉर्म से अब मल्टीपल इन्वेस्टर्स एंटर कर सकते हैं। लिमिटेड शेयर होल्डर की कैटेगरी में इनिशियल स्टेज में कंपनी को सपोर्ट करेंगे प्रमोटर्स, एंजल इन्वेस्टर्स और साथ ही साथ वेंचर कैपिटलिस्ट। इस पूरी की पूरी जर्नी को हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और जैसे ही आईपीओ में कंपनी आएगी यहां पे इस प्रोसेस को बोला जाएगा गोइंग पब्लिक। मतलब आईपीओ में कोई शेयर पहली बार उतर रहा है तो यहां पे अब पब्लिकली ट्रेड होने के लिए वो तैयार है और पब्लिक का पार्टिसिपेशन यहां पे आना चालू हो सकता है। कंपनी का जो ये रिक्वायरमेंट है ये तो हमने समझा, लेकिन अब आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आईपीओ जब मार्केट में लाया जाएगा तो आईपीओ सबसे पहले बताया जाएगा कि किस किस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराया जा रहा है। हो सकता है कंपनी सिर्फ बीएससी या सिर्फ एनएससी को ही चुने अपनी लिस्टिंग के लिए, या हो सकता है दोनों ही एक्सचेंज के ऊपर अपने आप को लिस्ट करा ले। कंपनी जब आईपीओ के अपने इस प्रोसेस को ओपन करेगी तो यहां कंपनी सबसे पहले बताएगी एक ओपन डेट और एक क्लोज डेट भी। ये ओपन डेट और क्लोज डेट रहेगा एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए। मतलब यहां पे शेयर होल्डर डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते, कंपनी के इन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हर एक इन्वेस्टर को यहां पे डालना पड़ेगा। जब एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा तो उसके लिए जनरली एक पीरियड रहेगा 3 से 5 दिन का, और इन 3 से 5 दिन के पीरियड में इन्वेस्टर्स अपनी बिड कंपनी के लिए लगा सकते हैं, एप्लीकेशन यहां पे डाल सकते हैं। दूसरा चीज यहां पे रहेगा एक प्राइस बैंड। मतलब कंपनी शेयर का प्राइस बताएगी कि किस प्राइस के ऊपर वो आईपीओ में शेयर को लाना चाहती है। सपोज कंपनी सेलेक्ट करती है 300 रुपए का प्राइस
तो ये प्राइस वो प्राइस रहेगा जिसे हम बोलेंगे ऑफर प्राइस, और जो भी शेयर आईपीओ में अप्लाई करना चाहता है वो इस 300 रुपए के शेयर्स पे कंपनी के शेयर को अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट डिटेल यहां पे आ जाती है लॉट साइज की, क्योंकि कंपनी अगर आईपीओ में आना चाहती है तो साथ के साथ वो बताएगी कि कितना फंड का रिक्वायरमेंट उनको है। तो अगर कंपनी को यहाँ पे 3000 करोड़ का रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो आईपीओ को लेके आ रही है, दैट मीन्स मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर्स 300 रुपए के ऊपर उनको लिस्ट करने पड़ेंगे। और अगर इन्वेस्टर 1, 2, 5 शेयर्स के लिए यहाँ पे बिड करेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस आईपीओ प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट कर पाना। इस रीजन की वजह से एक मार्केट लॉट साइज यहां पे कंपनी को डिफाइन करना पड़ेगा जो अप्रॉक्स इन्वेस्टर को 10 से 15,000 रुपए तक का बिड करने के लिए यहां पे ऑफर कंपनी को देता है। मतलब पॉसिबली यहां पे लॉट साइज हो सकता है 50 क्वांटिटी का। ये लॉट साइज सिर्फ एप्लीकेबल रहेगा जब मार्केट में आईपीओ की बात होगी। सेकेंडरी मार्केट में उतरने के बाद ये रिस्ट्रिक्शन जो लॉट साइज का है ये कंप्लीटली हट जाएगा। मतलब कंपनी के शेयर 1, 2, 10 क्वांटिटी में आसानी से फ्लेक्सिबली ट्रेड हो पाएंगे। इसके बाद अगली डिटेल के बारे में अगर हम बात करें, इन्वेस्टर्स जब मार्केट में पैसा लगाने आएंगे तो प्रमोटर्स पहले से ही डिफाइन करके रखेंगे कि कंपनी को पैसा जो चाहिए उसके मेथड्स क्या हैं। पहला मेथड हो सकता है फ्रेश शेयर इशू और दूसरा मेथड हो सकता है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश शेयर इशू का मतलब है कंपनी नए कैपिटल को यहां पे मंगवा रही है नए शेयर इशू करके। जब कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर होती है तो वो 2 कैपिटल के बारे में डिटेल्ड आउट बताती है आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। पहला कैपिटल होता है पेड अप कैपिटल और दूसरा कैपिटल होता है ऑथोराइज कैपिटल। पेड अप वो कैपिटल है जिस पर ओनर अपने शेयर्स को इशू कर चुका है। मतलब अगर ओनर 10 लाख शेयर्स के साथ कंपनी को शुरू कर रहा है तो ये है पेड अप कैपिटल। और ऑथोराइज कैपिटल होती है वो साइज जहां तक शेयर होल्डिंग को एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब कंपनी अभी तो 10 लाख शेयर के साथ शुरू कर रही है पर आने वाले टाइम में नए 40 लाख शेयर भी इशू किए जा सकते हैं अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट यहां पे पड़ता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेश शेयर इशू की, दैट मींस इसी ब्रैकेट में से कंपनी नए शेयर्स को भी मार्केट में लाने की कोशिश कर सकती है, जिससे ये जो पैसा रिसीव होगा आईपीओ के मीडियम से ये डायरेक्टली कंपनी अकाउंट में जाएगा और इसको एक्सपेंशन के लिए यूज किया जा सकेगा। दूसरा मेथड है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, ये खुद के शेयर यहां पे बेचना चाहते हैं सो दैट ये जो शेयर अभी तक होल्ड करके बैठे थे एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर, ये यहां पे कैश इन करके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सके। तो जब आईपीओ इशू लाया जाएगा मार्केट में तो ये फ्रेश शेयर इशू भी हो सकता है, ये ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है, या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों ही मेथड्स का। तो ये सबसे प्राइम डिटेल है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे कि एक प्राइस बैंड होगा, एक फंड साइज होगा जिसके ऊपर कंपनी इशू साइज जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर कंपनी बताएगी कितने पैसे की उनको रिक्वायरमेंट है, मेथड वो क्या यूज कर रहे हैं। जब प्राइस बैंड का डिस्कशन होगा तो वहां पे 2 मेथड यूज किए जा सकते हैं। पहला मेथड यहां पे रहेगा फिक्स्ड प्राइस इशू और दूसरा मेथड यहां पे रहेगा बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स प्राइस इशू के अंदर कंपनी एक डेफिनेट प्राइस बताएगी जैसे कि 300 रुपए, और इसी प्राइस के ऊपर शेयर में एप्लीकेशन रिसीव किए जाएंगे। बुक बिल्डिंग इशू का मतलब है एक प्राइस रेंज आपको दिया जाएगा जैसे कि 300 रुपए से लेकर 315 और आप बिड कर सकते हैं इस प्राइस के बीच में। जनरली एक्सचेंज प्रमोट करता है बुक बिल्डिंग इशू को, क्योंकि यहां पे जब आईपीओ मार्केट में उतरेगा तो इन्वेस्टर खुद का प्राइस यहां पे डाल के एक राइट प्राइस डिस्कवरी के लिए बेहतर तरीके से प्राइस को ला सकता है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट डिटेल की यहां पे बात की जाए कि कंपनी रिलेटिवली एक न्यू बिजनेस की तरह मार्केट में आ रही है। अभी इसके परफॉर्मेंस के कोई पर्टिकुलर ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास बहुत डिटेल्ड आउट वे में अवेलेबल नहीं होते हैं। दैट इज वाई यहां पे पास्ट परफॉर्मेंस या फिर हिस्टोरिकल प्राइजेस की डिटेल इन्वेस्टर के पास अवेलेबल नहीं होती है। एंड दिस इज द रीजन वाई हमें यहां पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके बेस पे हम लोग पहुंच पाएंगे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बात करें इन डिटेल्स की कि किस तरीके से इस नए बिजनेस के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल और समझेंगे कि किस तरीके से आप नए आईपीओ के अंदर पैसा लगाएं, क्या चीजें आपके लिए देखना जरूरी है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे आईपीओ को कैसे एनालाइज किया जाता है,
क्या फैक्टर्स देखने हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सही आईपीओ है मेरे पैसे की इन्वेस्टमेंट के लिए। आईपीओस को अगर हम मोटे तौर पे देखें तो ये दौर होता है कंपनी के अनलिस्टेड स्टेटस को लिस्टेड में कन्वर्ट करने का, या यूँ कहें कि कंपनी के सफ़र में एक ऐसा दौर आता है जहाँ पर नॉर्मल पब्लिक भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके उस कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकती है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि कंपनी अगर अनलिस्टेड है तो वो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड किसी भी कैटेगरी में फॉल कर सकती है। काफ़ी लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो सारी लिस्टेड होती हैं, पर ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ICFM की यानी हमारी होल्डिंग कंपनी की बात करूँ जिसका नाम है करियर प्रो वेंचर्स लिमिटेड, वो भी एक अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन पब्लिक कंपनी है। हाँ, लेकिन अगर कोई भी कंपनी IPOs के थ्रू मार्केट में जाती है तो उस कंपनी को हर हाल में पब्लिक लिमिटेड स्टेटस यहाँ पे लेना होता है। खैर, बात करते हैं हमारे क्विज़ की। तो आज का क्विज़ बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के क्विज़ के विनर्स को हम देने वाले हैं ICFM की ट्रेडिंग टूल किट, और साथ में सही जवाब देने वालों को मौका मिलेगा ICFM के लाइव ट्रेडिंग फ्लोर पे आने का। हमारा सवाल है बहुत ही सिंपल। इस वीडियो में हमने 2 मेथड्स डिस्कस करे हैं जिसके थ्रू जो IPO होता है उसकी प्राइसिंग की जाती है। वो 2 मेथड कौन से हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी अगली वीडियो जो कि IPO का पार्ट 2 होने वाली है उसमें हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने वाले हैं जो कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे किस तरीके से IPO को चुना जाए, किस तरह से किसी IPO का पता चल सकता है कि क्या ये IPO आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपका बेस बनाया है। हम नहीं चाहते कि आप IPOs में अंधाधुंध ये समझ के घुस जाएं कि यार वो घुस रहा है, ये घुस रहा है तो हम भी पैसा लगा देते हैं। नहीं, आपको IPO का बेस क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे हमारी अगली वीडियो में। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा।